So yesterday we covered a lot of questions, and in this video we are going to cover some more. So in the previous one we have covered 40 to 44 questions. If you haven't seen those videos, please do check that out. मैंने उसके अंदर बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को. अगर आप जेकेपीएससी के लिए अगर आपने जेकेपीएससी का फॉर्म भरा है एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन क्वालिफाइंग जेकेपीएससी, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. और मैंने ये भी कोशिश किया है कि जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं उसके दिमाग में क्या चलता है और किस तरह के वो क्वेश्चंस आने वाले समय में पूछा जा सकता है. वैसे दीज आर क्वाइट इजी क्वेश्चंस, बट यहाँ से हमें पता चल जाएगा पैटर्न. यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि आगे का जो क्वेश्चन है, आगे के जो पैटर्न्स हैं वो किस तरह से आ सकते हैं सिलेबस के अनुसार, है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं. कहता है चार्ल्स वन वॉज एक्सिक्यूटेड इन द ईयर. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है. चार्ल्स द सेकंड गद्दी पे बने थे तो उसको रेस्टोरेशन एज कहते हैं ना. जब चार्ल्स द सेकंड गद्दी पे आए थे तो वो रेस्टोरेशन एज था. लेकिन रेस्टोरेशन एज से पहले हमारा कॉमनवेल्थ आता है, और कॉमनवेल्थ से पहले, है ना, कॉमनवेल्थ आता है, और कॉमनवेल्थ से पहले चार्ल्स द फर्स्ट का गला काटा गया था, है ना. तो कब हुआ था ये? द राइट आंसर वुड बी 1649 इज द राइट आंसर. प्लीज डू रिमेंबर 1642 में सारे थिएटर को जला दी गई थी, सारे थिएटर को बंद कर दिया गया था. 1649 में चार्ल्स द फर्स्ट को एक्सिक्यूट कर दिया गया था, उसको मार दिया गया था. एंड देन प्यूटन वापस आ जाते हैं, और प्यूटन का जो लीडर था उसका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल. ओलिवर क्रॉमवेल. नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि हु वाज द प्यूटन लीडर? ओलिवर क्रॉमवेल. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. कहता है क्वेश्चन नंबर 45, द सपोर्टर्स ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट वेयर कॉल्ड. काफ़ी इजी क्वेश्चन है. चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर को क्या कहते हैं? अब देखो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस रेस्टोरेशन के आसपास से आ रहे हैं, है ना. तो चार्ल्स द फर्स्ट के जो सपोर्ट, रेस्टोरेशन से पहले, माफ़ कीजिएगा, तो चार्ल्स द फर्स्ट के जो सपोर्टर थे उसको क्या कहते हैं? एंजलिकन्स, प्यूरिटन्स, इंडिपेंडेंस, या फिर कैविलियर्स. राइट आंसर इज कैविलियर्स. देखो कैविलियर्स से क्वेश्चंस और भी आ सकता है. कैविलियर्स एक तरह से गाली की तरह था, है ना. कहते कि लुक एट दीज कैविलियर्स. कैविलियर्स समवन, ऐसा माना जाता था कि कैविलियर्स वैसे लोग हैं जो चार्ल्स द फर्स्ट को सपोर्ट करते हैं और चार्ल्स द फर्स्ट के सपोर्ट में लिखते हैं, है ना. एक ये भी था. दूसरा ये भी था कि ये लोग वॉरियर्स भी थे, है ना. ये लोग वॉरियर्स भी थे, ये लोग कोर्ट में भी थे, चार्ल्स द फर्स्ट के कोर्ट में भी थे, और इन लोगों को सन्स ऑफ बेन्स भी कहते हैं. कहीं ना कहीं बेन जॉनसन से ये लोग इंस्पायर्ड थे, कैविलियर पोएट्स. तो याद रखना आप लोग, नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन बनेगा तो दे माइट आस्क यू हु अमॉन्ग दीज आर कैविलियर पोएट्स और नॉट कैविलियर पोएट्स. दैट वुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन जो उनके दिमाग में होगा क्वेश्चन पूछने वालों के. सेकेंड, दे माइट आस्क यू इसमें से कौन कौन से राइटर हैं जो सन ऑफ बेन्स कहलाते हैं. सो ऑल द कैविलियर पोएट्स वे आर कॉल्ड सन्स ऑफ बेन्स. सन्स ऑफ बेन्स का मतलब है बेन जॉनसन से इंस्पायर्ड, है ना. बेन जॉनसन से इंस्पायर्ड थे, इसलिए उनको सन्स ऑफ बेन्स कहते हैं. क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं. या फिर ये भी बन सकता है कि सन्स ऑफ बेन्स कौन से पर्टिकुलर एज में आते हैं? जेकोबियन एज में आते हैं, है ना. जेकोबियन एंड कैरोलाइन दोनों में, ऑब्वियसली. नेक्स्ट कहता है रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की टुक प्लेस इन द ईयर. अगेन रेस्टोरेशन से क्वेश्चन है, तो ये भी काफी इजी है. रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की कब हुई? जब रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की होता है जब ओलिवर क्रॉमवेल का नेचुरल डेथ होता है. जब वो नेचुरली मर जाते हैं तो उसके बाद उनका बेटा 2 साल, ऑलमोस्ट 1.5 to 2 years गद्दी पे बैठता है. लेकिन बाद में लोगों को रियलाइज होता है कि नहीं, वी नीड अ किंग. तो किंग को दोबारा से लाने के लिए, तो अब किंग कौन बनता? तो चार्ल्स द फर्स्ट, जिसको एक्सिक्यूट किया गया था. तो चार्ल्स द फर्स्ट का बेटा चार्ल्स द सेकेंड, उसको फ्रांस से बुलाया जाता है ना. फ्रांस से बुलाया जाता है और कहता है कि नाउ यू कैन रूल अस. तो बहुत सारे उसमें, क्योंकि देखो यहाँ पे जो किंग है उसके पावर को भी रिड्यूस कर दी जाती है ना. तो ये जो रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हुआ था वो 1660 में हुआ था, जब चार्ल्स द सेकेंड दोबारा से गद्दी पे आए थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द रेस्टोरेशन एरा इंग्लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्टीज. रेस्टोरेशन एरा में जो इंग्लैंड था वो 2 पार्टी में डिवाइडेड था. किस किस पार्टी में डिवाइडेड था? कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, द कंजर्वेटिव्स एंड द लिबरल्स, द डेमोक्रेट्स एंड द रिपब्लिकन्स. ये तो आज अमेरिका है.
है ना, विक्स एंड टोरीज। तो राइट आंसर वुड बी द विक्स एंड टोरीज। विक्स थे ना जो विक्स पहनते थे, देखोगे आप व्हेन यू वॉच ब्रिटिश मूवीज है ना, ब्रिटिश सिनेमा स्पेशली 16, 17, 18 सेंचुरी के, तो वहां पे आप देखोगे लोग विक्स पहनते थे, है ना, हर जगह विक्स पहनते थे। और टोरीज होते थे वो नॉन विक्स पहनने वाले थे। तो जो विक्स पहनते थे ना वो रिप्रेजेंट करते थे हाई क्लास को। तो ये दो ग्रुप था। जैसे आज पॉलिटिकल पार्टी में है ना डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, उसी तरीके से इंडिया में कांग्रेस एंड बीजेपी, टू लीडिंग फिगर्स। वैसे और भी है बट आप भी हैं जैसे, है ना, उसी तरीके से विक्स एंड टोरीज थे वहां पे उस समय रेस्टोरेशन इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है हु वाज द फर्स्ट टू कॉल द एज ऑफ पोप एंड जॉनसन द ऑगस्टन एज। इनमें से कौन सा ऐसा राइटर था जिसने पहली बार ये कॉइन किया टर्म कि दीज पीपल बिलोंग टू द ऑगस्टन एज। पहला ऑप्शन है स्टील, दूसरा ऑप्शन है गोल्डस्मिथ, चौथा ऑप्शन है ड्राइडन और चौथा ऑप्शन है बर्ग। टेल मी, अगर किन्हीं को पता है तो आप आंसर दें। सो राइट आंसर वुड बी ड्राइडन, सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है इन द एज ऑफ पोप विच काइंड ऑफ पोइट्री डोमिनेटेड। पोप के समय में किस तरह की पोइट्री लिखी जाती थी? एपिक पोइट्री, लिरिक्स, सटायर या फिर रोमांटिक? ऑब्वियसली रोमांटिक तो होगा नहीं, बिकॉज रोमांटिक्स कम्स आफ्टर न्यू क्लासिकल। फिर एपिक पोइट्री तो होगी नहीं क्योंकि एपिक पोइट्री लिखी जाती थी ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश पीरियड में। फिर लिरिक्स भी नहीं होगा, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखी जाती थी या फिर रेनेसा में लिखी गई थी। तो राइट आंसर वुड बी सटायर। ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन इट कम्स टू एज ऑफ पोप जो थे ना, ही वाज अ सटारिस्ट, मेजर सटारिस्ट थे। इनके कोई भी वर्क्स आप पढ़ लो, है ना, चाहे डॉक्टर अर्बुथनॉट पढ़ लो या फिर द रेप ऑफ लॉक पढ़ लो। सो ऑल दीज आर प्योर सटारिकल टेक्स्ट, प्योर सटारिकल पोम। और वो भी लिखा गया था हेरोइक कपलेट में, मॉक एपिक टाइप में। तो राइट आंसर वुड बी सटायर। जितने भी राइटर्स थे न्यू क्लासिकल एज में, मेजॉरिटी ऑफ देम वेयर राइटिंग सटारिकल पोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है when was spectator launched? Now they have asked question from कौन सा जो एसेज पीरियोडिकल्स, एक सेंस में कह सकते हैं कि पीरियोडिकल्स से क्वेश्चंस आए हैं। यूजीसी नेट बहुत क्वेश्चन पूछता है पीरियोडिकल से, मे बी आपके एग्जाम में भी आ सकता है। जैसे अभी स्पेक्टेटर से आया, नेक्स्ट टाइम टैटलर से आ सकता है ना। तो कहता है मार्च 1711, अप्रैल 1712, जनवरी 1711 और अप्रैल 1709। सो द राइट आंसर वुड बी मार्च 1711, ए वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चौसर वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द रेन ऑफ। चौसर जो थे वो कब पैदा हुए? चौसर वॉज बॉर्न इन द रेन ऑफ, व्हाट वुड द राइट आंसर? एडवर्ड द थर्ड के समय में चौसर पैदा हुए थे और हेनरी द फोर्थ के समय में चौसर का डेथ हुआ था। याद रखना आप, हेनरी द फोर्थ के समय में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ही दिया, चौसर डाइड ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी द फोर्थ, डी वुड बी द राइट आंसर। काफी इजी है। नेक्स्ट कहता है द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड ऑकर्ड इन विच ईयर। बहुत बड़ा इवेंट था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, बिकॉज नॉर्मंडी के जो राजा थे विलियम द कॉन्करर, जिनका नाम था, क्या नाम था? विलियम द कॉन्करर। तो विलियम द कॉन्करर जो थे उन्होंने नॉर्मंडी से आके इंग्लैंड पे अटैक किया एंड इंग्लैंड को हराया, एंग्लो सेक्शन को हराया और उन्होंने एंग्लो नॉर्मन अपना स्थापित किया। एंड अलोंग विद दैट ही केम, ही ब्रॉट फ्रेंच विथ हिम। स्ट्रॉन्ग फ्रेंच एक्सेंट था उनके अंदर, स्ट्रॉन्ग फ्रेंच एक्सेंट था। तो एंग्लो नॉर्मन में फ्रेंच बिकेम्स द लैंग्वेज ऑफ द लॉ, लैंग्वेज ऑफ द लॉ। ठीक है, तो एरिस्टोक्रेटिक लोग और जो गवर्नमेंट के लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे यहाँ से। तो 1066, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरा क्योंकि यहाँ से मॉडर्न एज की शुरुआत होती है, यहाँ से मिडिल इंग्लिश पीरियड की शुरुआत होती है। नेक्स्ट 54, द पीरियड 1066 टू 1500 इज नोन एज, अभी तो मैंने बता दिया है ना, मिडिल इंग्लिश पीरियड, दैट इज द राइट आंसर। मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्शन दोनों तो एक ही है, ये तो होना नहीं है। कॉमनवेल्थ तो आएगा नहीं क्योंकि उस समय ऑलिवर क्रॉमवेल की सरकार थी कॉमनवेल्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द 100 ईयर वॉर बिगेन इन द ईयर। जो 100 साल का जो वॉर था कौन से मंथ में स्टार्ट हुआ? अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। 100 साल का वॉर चला था, किसके साथ वॉर चला था याद करो? फ्रांस के साथ। और फ्रांस लास्ट में हार गया, इंग्लैंड जीत गई। फ्रांस और स्पेनिश को हरा के इंग्लैंड सबसे पावरफुल नेशन बना था। ऑलवेज रिमेंबर, एक हुआ था फ्रांस के साथ वॉर जो कि 1337 में हुआ था। बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
ये 100 वॉर चला था। और एक चीज और याद रखना, स्पेनिश फ्लीट आए थे, ये 1558 के आसपास स्पेनिश फ्लीट आया था, है ना, और उसको बोला जाता है स्पेनिश आर्माडा, स्पेनिश आर्माडा। तो स्पेनिश आर्माडा में क्या हुआ था कि स्पेन के लोग 130 फ्लीट्स लेके आए थे, और वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से इंग्लैंड को हरा दे, क्वीन एलिजाबेथ को हरा दे, ताकि इनकी जो कजन है एनी, है ना, वो, और ये कैथलिक थी, CATHOLIC, कैथलिक थी, तो वो चाह रहे थे कि दोबारा से कैथलिक, क्योंकि प्रोटेस्टेंट थी, है ना, हमारी जो एलिजाबेथन क्वीन थी इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, इस पर्टिकुलर एज में, रेनेसा, अर्ली रेनेसा में, तो उस समय वो चाह रहा था कि क्यों ना क्वीन एलिजाबेथ हो, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ बहुत छोटी थी, 12 साल की थी, तो वो चाह रहा था कि क्वीन एलिजाबेथ को हरा दे, इंग्लैंड को हरा दे, और 130 शिप्स लेके आया था, बट स्टिल दे वर डिफीटेड। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो एलिजाबेथ थी, उनका जो स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे बढ़ता गया, लोगों के अंदर एलिजाबेथ के लिए, है ना, सपोर्ट बढ़ता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में, द बर्थ प्लेस ऑफ द रेनेसा, बहुत इजी क्वेश्चन है। बर्थ प्लेस ऑफ द रेनेसा क्या है? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली। इंग्लैंड तो होगा नहीं, क्योंकि इंग्लैंड में बाद में आया, 100 साल के बाद आया। जर्मनी नहीं, फ्रांस नहीं, इटली इज द राइट आंसर। और भी इटली में कौन से शहर? फ्लोरेंस, फ्लोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु इज द राइटर ऑफ डेकामेरॉन? डेकामेरॉन के राइटर कौन थे? बहुत इजी है, बोकाशियो इज द राइट आंसर। बोकाशियो का वर्क है डेकामेरॉन, जहां से चौसर इंस्पायर्ड हुए थे। चौसर के कॉन्टेम्पररी हैं, याद रखना, इटालियन राइटर थे। जब चौसर इटली गए थे अपने वर्क पे, तो वहां पे वो मिले थे बोकाशियो से, एंड देन ही गॉट इंस्पायर्ड। तभी आपको इटालियन पीरियड देखने को मिलता है ना, इटालियन पीरियड देखने को मिलता है चौसर के वर्क में। हु इज द होस्ट ऑफ द टावर्डिन? अगेन वेरी इजी, ये आपका चौसर का, चौसर से क्वेश्चन आया है, द कैंटरबरी टेल्स है, द कैंटरबरी टेल्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज द होस्ट ऑफ द टावर्डिन? द राइट आंसर वुड बी हैरी बेली। रीव तो कैरेक्टर है, मैन ऑफ लॉ भी कैरेक्टर, वाइफ ऑफ बाथ भी कैरेक्टर है, ये तीनों होंगे नहीं, हैरी बेली वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम आपको कैरेक्टर से पूछ सकता है, क्योंकि जब आप प्रोलोग पढ़ोगे, और मोस्टली यूनिवर्सिटी में प्रोलोग दिया हुआ है, तो प्रोलोग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसका अपियरेंस दिया हुआ है कि कौन कैसा अपियर होता है। जैसे अगर रीव की बात करें तो रीव कारपेंटर होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा हु इज द कारपेंटर। जैसे वाइफ ऑफ बाथ है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना, इसने मल्टीपल, आई थिंक 3 to 4 मैरिज इनका हुआ था, है ना, और रेड स्टॉकिंग पहनी रहती है, रेड हैट पहनी रहती है ना, तो दीज, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अपियरेंस कैसा था। जैसे मिलर, मिलर के हाथ में बैक पाइप होता है, बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती है रेड, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ लेना। ऑल आई एम सेइंग कि द कैंटरबरी टेल्स इज वन ऑफ द मेजर वर्क ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड, और उसी की वजह से उनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी, या इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। तो चौसर का जो सबसे डोमिनेटिंग वर्क है वो है कैंटरबरी टेल्स, और यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। यूजीसी पहले हर साल पूछता था, आपके एग्जाम में अब थोड़ा डीप से क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि टाबर्डिन का होस्ट कौन है, बट मे बी दे माइट आस्क यू कि कैंटरबरी टेल्स जो है वो कौन से मंथ में स्टार्ट होता है, तो स्प्रिंग में स्टार्ट होता है, याद रखना, अप्रैल के समय में, अप्रैल में स्टार्ट होता है, स्प्रिंग का, वो स्प्रिंग का मौसम होता है। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ इट। कितने कैरेक्टर्स थे, दे माइट आस्क यू, कहाँ जाना था, तो सेंट बैकर्स के श्राइन पे जाना था, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला जो स्टोरी है किसने बोला था, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो नाइट कट, द नाइट्स टेल, द नाइट्स टेल जो है वो सबसे पहला स्टोरी है उसके अंदर। फिर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 59, हु हैज बीन कॉल्ड द ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा? ट्रू चाइल्ड ऑफ इंग्लिश रेनेसा किनको बोला गया? शेक्सपियर को, चौसर को, मोर, थॉमस मोर है ये, थॉमस मोर, और क्रिस्टोफर मार्लो। तो राइट आंसर क्या होगा? द ट्रू चाइल्ड ऑफ द रेनेसा। शेक्सपियर भी नहीं है, चौसर भी नहीं है, चौसर तो है ही नहीं रेनेसा में, थॉमस मोर भी नहीं है जिन्होंने यूटोपिया लिखा था, बहुत फेमस वर्क है, प्लीज डू रिमेंबर दिस वर्क। और यूटोपिया की समरी कर लेना, आप लोग पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। मार्लो, तो राइट आंसर वुड बी द डी, क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है द थिएटर द ग्लोब कॉट फायर इन विच ईयर?
द ग्लोब थिएटर कॉट फायर इन विच ईयर? अब ग्लोब थिएटर बंद हो गया था, ऐसे ग्लोब थिएटर रिबिल्ड की गई थी, लेकिन 1642 में जैसा मैंने बताया सारे थिएटर को जला दिए गए थे, सारे थिएटर को बंद कर दिए गए थे। उसके बाद प्यूरिटन आ जाता है, प्यूरिटन एज आ जाता है। लेकिन उससे पहले ग्लोब थिएटर एक बार फायर हो गया था। तो 1612 में, 1613 में, 1616 में और 1620 में। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? 1613 वुड बी द राइट आंसर। प्लीज डू रिमेंबर 1613 में क्या हो गया था? ग्लोब थिएटर बंद हो गए थे सारे। थिएटर जिसमें शेक्सपियर जिसमें परफॉर्म करते थे, बाद में इनको किंग्समैन बोला गया, किंग्समैन। इसी थिएटर का नाम चेंज करके रख दिया गया था किंग्समैन, है ना। अब 61 से 64 80 क्वेश्चन जो आपके अब हैं, यहाँ से 80 तक जो क्वेश्चन है वो आपके ग्रामर से हैं। तो ग्रामर के मैं एक अलग सीरीज कर दूंगा। 81 कहता है, इन विच वन ऑफ हार्डीज नॉवेल्स Arabella Dunn, the central female character is presented as both crude and exploitive, unlike his other heroines. Obviously बात है, अदर हीरोइंस में देखोगे मेनली कैरेक्टर बहुत वीक होते हैं, जैसे इनका टेस ऑफ द डर्बरविल, बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल है। यहां से यूजीसी का फेवरेट एक समय में हुआ करता था, टेस ऑफ द डर्बरविल, वन ऑफ द मेजर वर्क, जिसके बारे में वर्जीनिया उल्फ ने जिसके बारे में बोला है कि वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग या वन ऑफ द मोस्ट ये क्योंकि ये ट्रेजेडी है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेजेडी एवर रिटन, है ना, बाय थॉमस हार्डी। तो बहुत अच्छा इस पे क्रिटिसिज्म मिला था इनको, टेस्ट ऑफ द डर्बरविल, और वन ऑफ द मेजर वर्क, मेरा फेवरेट भी है जब व्हेन इट कम्स टू थॉमस हार्डी का सबसे इंटेलेक्चुअल वर्क, सबसे कह सकते हैं कि ट्रेजिक वर्क यही है, टेस्ट ऑफ द डर्बरविल। यहाँ से नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा, अगर आपके सिलेबस में थॉमस हार्डी है तो थॉमस हार्डी से नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन पूछी जाएगी तो टेस्ट से पूछा जाएगा, एकदम आप कंफर्म रहना। तो इसमें से कौन सा कैरेक्टर, इसका वैसे राइट आंसर क्या होगा? जूड द ऑब्सक्योर, है ना, क्योंकि देखो जूड है ना फर्स्ट वाइफ होती है, जूड द ऑब्सक्योर का फर्स्ट वाइफ एराबेला होती है, जो कि मैनिपुलेटिव होती है, काफी मैनिपुलेटिव होती है। बट अगर टेस्ट पढ़ोगे तो उसमें टेस्ट में मैनिपुलेटिव नहीं है ना, या फिर द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिटिश पढ़ोगे तो उसमें नहीं मिलेगा आपको। एनीवे 81 का राइट आंसर होगा जूड द ऑब्सक्योर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी समरी आप पढ़ लेना। बाद में कि अदर की समरी नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, लेकिन टेस्ट की समरी फिर जरूर पढ़ना आप, टेस्ट, है ना। द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिटिश भी पढ़ सकते हो, मोस्टली यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 1 के सिलेबस में हुआ करता था। नाउ द सिलेबस हैज चेंज्ड, क्योंकि अब हमारे पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड सीबीएसई कोर्स चलता है। नाउ 82 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी बाय जेम्स जॉयस? इसमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो कि कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरी का, जेम्स जॉयस के द्वारा लिखी गई? जेम्स जॉयस का सबसे फेमस वर्क जो है शॉर्ट स्टोरी में वो डबलिनियर्स है, तो डबलिनियर्स वुड बी द राइट आंसर। बहुत अच्छी स्टोरीज है, यू शुड रीड इट। डबलिन एक जगह है और डबलिन में रहने वाले लोगों को डबलिनियर्स कहते हैं। तो वो डबलिन में रहने वाले छोटे छोटी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते थे, ऑब्जर्व करते थे। ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन ऑब्जर्वेशन ही रोट शॉर्ट स्टोरी। आई थिंक 15 टोटल शॉर्ट स्टोरीज हैं इसके अंदर। यू शुड डेफिनेटली रीड इट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, है ना। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ डबलिनियर्स। मेरे पीछे जो बुक सेल्फ रखा है उसमें भी डबलिनियर्स मिलेंगे, यूलिसिस मिलेगा आपको, फेनिगन वेक मिलेगा आपको, बिकॉज आई यूज टू बी अ बिग फैन ऑफ जेम्स जॉयस वंस। जेम्स जॉयस ने अपने एक बुक यूलिसिस के लिए बोला था कि मैंने ऐसी बुक लिख दी है कि इट विल टेक 100 years फॉर प्रोफेसर्स टू इंटरप्रेट दिस वर्क। तो मतलब ये इतने कॉन्फिडेंस में था कि उसकी जो इंटेलेक्चुअल वर्क है, उसने जो भी वर्क लिखे, देखो मॉडर्न एज के साथ ये प्रॉब्लम था, मॉडर्न राइटर्स के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ही ज्यादा इगोस्टिकल थे, उनको लगता था दे आर द मोस्ट इंटेलेक्चुअल वंस। तो इन्होंने भी उसी तरीके से एक अंदाज में कह दिया कि मैंने ऐसी किताब लिख दी है कि 100 साल लग जाएंगे किसी भी प्रोफेसर को इसको डिकोड करने में। एंड इट डिड टेक। आज भी अगर देखो तो यूलिसिस के अंदर बहुत सारे ऐसे इंटरप्रिटेशंस है, चाहे आप टीएस एलियट के वर्क्स को पढ़ लो, जितनी बार आप पढ़ोगे उतने इंटरप्रिटेशंस आपको मिलेंगे टीएस एलियट के वर्क्स में भी, द वेस्टलैंड के अंदर, है ना। तो इट्स वेरी वंडरफुल बुक। नेक्स्ट कहता है द एड्सुलेंट स्टीफन इज द प्रोटैगोनिस्ट इन जेम्स जॉयस। ये जो एड्सुलेंट स्टीफन है, स्टीफन डेडलेस पूरा नाम होता है उनका, ये प्रोटैगोनिस्ट किस में, कौन से बुक में है? पहला यूलिसिस, दूसरा पोर्ट्रेट ऑफ ए आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, फेनिगन वेक और नन ऑफ द अबव। क्या होगा राइट आंसर?
राइट आंसर है अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। नाम से पता चला है अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, जब वो छोटा होता है ना, धीरे धीरे ग्रो करता है। अब जैसे यूलिसेस से नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ जाएगा। यूलिसेस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है। जैसे इसके अंदर लियोपार्ड ब्लूम इज द कैरेक्टर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम पूछ देगा आपको कैरेक्टर से। कहता है विच वन ऑफ Joyce's novel follow the extraordinary vagaries of Bloom's mind as he shops, lusts, cooks, eats, reveals himself in a privy and goes about his business। ये जो मंडेन टास्क है, मंडेन वर्क है जो लिपार्ड ब्लूम करते हैं, कौन से बुक का है? बहुत इजी, आपको याद रहेगा कैरेक्टर तो आप इजीली आंसर लिख सकते हो, है ना। तो इसका राइट आंसर है यूलिसेस। ए इज द राइट आंसर। 85 Was this the face that launched 1,000 ships was written by? It's a very very important work। देखो बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है ना। ये इसमें मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस आपको समझ नहीं मिल लगेगा। वैसे राइट आंसर क्या है इसमें? मार्लो, शेक्सपियर, केट, फ्लेचर। डज एनीवन नो? कमेंट सेक्शन में आप लिख के देखना। राइट आंसर होगा मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ने अपनी किताब डॉक्टर फॉस्टस में ये बोला था, डॉक्टर फॉस्टस। अब तो देखो ये डायरेक्ट आपके वर्क के अंदर से इन बिटवीन द लाइन से क्वेश्चंस पूछा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये लाइन को पढ़ो समझो, क्योंकि यहां से बहुत सारे राइटर इंस्पायर्ड थे, है ना। ये ट्रॉय की स्टोरी के बारे में बात कर रहा है, ट्रोजन वॉर के बारे में बातें कर रहा है। कह रहा है कि वॉज दिस फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स। ये वही फेस है जिसने लॉन्च किया हजारों शिप्स को, मतलब वॉर को। ये जो ट्रॉय की कहानी है, ट्रॉय की वॉर है, वो किसके वजह से हुआ था? हेलेन की वजह से हुआ था। हेलेन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन ऑफ द वेस्ट। वेस्ट की सभ्यता में, है ना, ग्रीक की सभ्यता में हेलेन को सबसे खूबसूरत महिला माना गया है। और कहा गया है कि क्योंकि हेलेन इतनी खूबसूरत थी कि ट्रॉय का जो राजकुमार था उसने हेलेन से शादी कर ली। हेलेन वॉज ऑलरेडी मैरिड, बट स्टिल ट्रॉय का जो राजकुमार था, छोटा जो दो राजकुमार है, एक बड़ा एक छोटा, तो छोटा वाला जो था वो हेलेन को बहुत पसंद करता था और उसने हेलेन को उठा के ट्रॉय लेके चला गया, है ना। ऑफ कोर्स दे बोथ वेयर इन लव। आज के समय में अगर इफ टू पीपल आर इन लव तो उस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते कि चलो अपने मतलब अपने मन से है। बट यूजुअली हमेशा देखोगे कि समाज में भी अगर जब कोई दो लोग प्यार में पागल होते हैं या भाग जाते हैं घर से, तो वॉर तो होता ही होता है, चाहे वो घर का वॉर हो, चाहे वो किसी फ्रेंड के बीच का वॉर हो, है ना। है ना, उसी तरीके से कहता है हेलेन जो थी, सी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, और इसकी वजह से कंसिडर मतलब ऐसा माना जाता है कि हेलेन की वजह से वॉर हुआ, है ना। कौन सा वॉर? ट्रोजन वॉर। 85 का राइट आंसर होगा क्रिस्टोफर मार्लो। मार्लो ने अपनी डॉक्टर। विच ब्रिटिश पॉलिटिशियन वॉज ऑल्सो अ फेमस नॉवलिस्ट। इसमें से कौन सा ऐसा ब्रिटिश पॉलिटिशियन था जो कि एक नॉवलिस्ट भी था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि परहैप्स ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश पॉलिटिशियन, फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो कि नॉवलिस्ट भी थे, और ये विक्टोरियन एज का है, विक्टोरियन एज का है। रॉबर्ट वॉलपोल नहीं, विलियम ग्लैडस्टोन नहीं, बेंजामिन डिज़राइली इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रांसिस बेकन हैड बोरोड द टर्म एसे फ्रॉम। फ्रांसिस बेकन वाज एन एसेइस्ट, एज यू ऑल नो, ही वाज फिलोसोफर। तो कहता है जो बेकन है उन्होंने ऐसे का जो टर्म है वो कहां से बोरो किया था। और देखो ये ब्रिटिश एसेइस्ट का फादर भी माने जाते हैं, तो जब ऐसे के फादर के बारे में बात की जाए तो हमेशा याद रखना फ्रांसिस बेकन वाज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, है ना। उसी तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है गर्टा, डिलोइस, मॉन्टेग्यू और नन ऑफ द अबव। तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर इज मॉन्टेग्यू। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कैसा है? नेक्स्ट कहता है बेकन डिफाइंड द एसे एज। बेकन के अनुसार ऐसे क्या हो? a receptacle for detached thoughts, disposed meditation, leisurely talk of a philosopher over the dinner table. So the right answer would be D. A and B both. A and B both would be the right answer. Next question कहता है Who said reading maketh a full man, conference a ready man and writing an exact man? बहुत easy है, ऑफ स्टडी से पूछा गया है। ये सबसे फेमस ऐसे है फ्रांसिस बेकन का, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 90 कहता है हु रोड द गॉबलिन मार्केट। बहुत फेमस है। गॉबलिन मार्केट किसने लिखा है? तो क्रिस्टिना रॉसटी। ये क्वेश्चन आपका पूछा है ब्रदरहुड से, विक्टोरियन एज का प्री रेफलाइट ब्रदरहुड से आया है। ब्रदरहुड से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखना आप। क्रिस्टिना रॉसटी, इनका बहुत फेमस वर्क है गॉबलिन मार्केट, हमारे यहाँ पीजी के सिलेबस में है। पीजी फर्स्ट ईयर, आई गेस फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, तो आपकी यूनिवर्सिटी में भी होगा, बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्लीज डू रिमेंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएटिक प्लेस द काउंटेस कैथलीन, है ना, डायड्रे, द ग्रीन हेलमेट, अ फुल मून इन मार्च। कौन ऐसा राइटर है? ए टी.एस. इलियट, जॉन एम सेइंग, देखो जॉन एम सेइंग बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, ऑस्कर वाइल्ड और W.B. Yeats। What would be the right answer? Does anyone know? Right answer is W.B. Yeats. D is the right answer. नेक्स्ट है W.B. Yeats belongs to which age? ऑफ कोर्स बहुत इजी है, आयरलैंड में पैदा हुए थे, इनको कहते हैं आयरिश रिफॉर्मेशन। जब आयरिश रेनेसां की शुरुआत हुई तो W.B. Yeats और लेडी ग्रॉगरी, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट थे, है ना, W.B. Yeats और लेडी ग्रॉगरी। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है इन विच नॉवेल ऑफ जेन ऑस्टिन जॉन डैशवुड द हैंड पैक्ड हस्बैंड अपीयर्स। ये सारे कैरेक्टर्स कौन से प्ले में अपेयर, मतलब कौन से नॉवेल में अपेयर होता है जेन ऑस्टिन के? जेन ऑस्टिन वेरी इंपॉर्टेंट है, जेन ऑस्टिन से यूजीसी हर साल क्वेश्चन पूछता है। जेन ऑस्टिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शी वॉज द ओनली फीमेल जो अपने एज से बिल्कुल अपोजिट लिख रही थी, है ना, एंड शी वॉज द ओनली नॉवलिस्ट ऑफ हर एज। जब हम लेट रोमांटिक्स की बात करते हैं उस समय जेन ऑस्टिन लिख रही थी, और बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, उनके सारे वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, चाहे वो सेंस एंड सेंसिबिलिटी हो, चाहे वो मैंसफील्ड पार्क हो, चाहे वो एमा हो, है ना, इज द राइट आंसर। सेंस एंड सेंसिबिलिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है 94, क्वेश्चन नंबर 94 विच वर्क ऑफ जेन ऑस्टिन इज अ सटायर डायरेक्टेड अगेंस्ट गॉथिक रोमांस एंड स्टॉर्मी पैशन। कौन सा ऐसा जेन ऑस्टिन का नॉवेल है, सटायर है, विच वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट गॉथिक रोमांस? ऑफकोर्स गॉथिक समय में ही वो भी लिख रही थी, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैंसफील्ड पार्क, एमा, नॉर्थर्न हैवे। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? नॉर्थिंगर हैवे इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछ चुका है इनके वर्क से। नेक्स्ट टाइम में भी आपके गॉथिक से पूछेगा क्वेश्चन, गॉथिक लिटरेचर से। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन गॉथिक लिटरेचर, इफ यू हैवंट सीन दोस वीडियोस डू वॉच दैट, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। गॉथिक लिटरेचर से फिक्स है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इस बार आएंगे ही आएंगे, ट्रस्ट मी। आप बाद में बोलोगे कि हाँ सर आपने सही बोला था। गॉथिक लिटरेचर इतना फेमस है कि यहाँ से हर बार यूजीसी एटलीस्ट वन क्वेश्चन पूछता है, तो ऑब्वियसली आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट। डिकेंस क्या ओलिवर ट्विस्ट, देखो सबटाइटल से यूजीसी पहले पूछा करता था नेट में क्वेश्चन, बट अब हो सकता है कि पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो बीपीएससी का हो चाहे वो जीकेपीएससी का हो। तो कहते हैं कि व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट। जितने भी सबटाइटल्स हैं वर्क के आपको सब रट लेना है, दिमाग में रखना है। द ओल्ड क्यूरियोसिटीज ऑफ, नहीं ये तो पूरा नॉवेल ही है, द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस, दिस इज द राइट आंसर। ऑलिवर ट्विस्ट का जो सब टाइटल है वो है द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। इसके कैरेक्टर्स भी आप याद रख लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं चार्ल्स डिकेंस के, स्पेशली आपके यूनिवर्सिटी में प्रोस्क्राइब, उनके कैरेक्टर्स आप याद रख लेना, सारे के सारे कैरेक्टर्स। नाउ 96 डिकेंस फर्स्ट फुल लेंथ वर्क ऑफ फिक्शन इज। चार्ल्स डिकेंस का सबसे पहला नॉवेल सिंपली पूछा गया है, तो पिकविक पेपर वाज द फर्स्ट नॉवेल, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 सर रॉजर डी कवर्डली वाज, देखो वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे ऐसे भी था सर रॉजर एट होम, सर रॉजर एट होम, इट्स वेरी फेमस ऐसे, पहले बीए पार्ट 3 के सिलेबस में था, एलएनएमयू या फिर पटना यूनिवर्सिटी के पार्ट 3 के सिलेबस में पहले ये था सर रॉजर एट होम। दिस इज वेरी वंडरफुल ऐसे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द पब्लिशर ऑफ द कवर्डली प्लेस, नो। द पैट्रन ऑफ एडिशन, नो। द ऑनर ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब, नो। द फेमस इमेजरी ओल्ड मैन ऑफ एडिसन्स ऐसे, हाँ, दिस इज द राइट आंसर। और ये स्पेक्टेटर में अपीयर होते हैं, ये जो कैरेक्टर है वो स्पेक्टेटर में अपीयर होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच एसेइस्ट डिड पोप अटैक इन हिज एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बुथनॉट। डॉक्टर अर्बुथनॉट एक उनका वर्क है जो कि सैटारिकल वर्क है, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड इनके जितने भी वर्क है सारे सैटारिकल वर्क है। तो किसको इन्होंने अपने वर्क में अटैक किया था? तो राइट आंसर होगा जॉनसन, बेकन, एडिसन, लैम्प। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? सी इज द राइट आंसर, एडिसन। इसमें एडिसन को एटिकस बोला गया है, एटिकस बोला गया है, ठीक है। एडिसन का डायरेक्ट नाम इन्होंने नहीं लिया है बल्कि एटिकस नाम से इसको डिनोट किया है अपने वर्क में। मे भी एग्जाम में पूछ देगा नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन हिज ऐसे इन स्पेक्टेटर एडिसन हैज रिटन अबाउट। ऐसे उनका जो एसेज हैं स्पेक्टेटर कलेक्शन है, मतलब ऑब्वियस बात है ये पीरियोडिकल्स था, उसमें एडिशन ने किस चीज के बारे में लिखा है? किसके बारे में लिखा है? मार्लो के बारे में, वर्ड्सवर्थ के बारे में, एलियट के बारे में, मिल्टन के बारे में। डी इज द राइट आंसर, मिल्टन के बारे में उन्होंने बात करी है। क्वेश्चन नंबर 100, हु इज नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। इसमें से कौन सा ऐसा राइटर है जिसको प्रिंस माना जाता है इंग्लिश एसेइस्ट का? ऑब्वियस सी बात है, रेनेसां के बाद रोमांटिक में ही सबसे इंपॉर्टेंट एसेज लिखे गए। तो रोमांटिक एज के कौन कौन से राइटर हैं? देखो, एडिसन तो है नहीं, स्टील तो है नहीं, तो राइट आंसर आइदर हैजलिट होगा या फिर लैम्ब होगा। तो लैम्ब इज द राइट आंसर, क्योंकि लैम्ब बहुत फेमस थे अपने इलिया के लिए। इलिया इनका वर्क था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है कि अकॉर्डिंग टू कीट्स हु वाज गिफ्टेड विथ व्हाट ही कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स नेगेटिव कैपेबिलिटी के साथ कौन गिफ्टेड था? शेक्सपियर था। शेक्सपियर के बारे में उन्होंने बोला था, है ना, अपने लेटर्स में। लेटर्स के माध्यम से हमें पता चलता है कि जॉन कीट्स शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किए हैं, वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किए हैं। देखो ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, पॉजिटिव वे में बताया है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है हु इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द रोमांटिक मोमेंट। इसमें से कौन से ऐसे राइटर हैं जो कि रोमांटिक मोमेंट से बिलोंग नहीं करते हैं? वर्ड्सवर्थ रोमांटिक मोमेंट्स का पोइट है, थॉमस ग्रे, अच्छा देखते हैं, विलियम ब्लेक रोमांटिक मोमेंट्स के हैं, प्रिकर्सर टू द रोमांटिक मोमेंट इसको माना जाता है, लॉर्ड बायरन रोमांटिक मोमेंट्स के हैं, थॉमस ग्रे जो था, है ना, इसको चर्च यार्ड पोइट कहते हैं, चर्च यार्ड पोइट्स, है ना। तो राइट आंसर होगा बी, बी इज द राइट आंसर। मे बी नेक्स्ट टाइम आपकी पोइट आपको यहाँ से पूछ सकता है चर्च यार्ड पोइट्स कौन कौन से हैं, या चर्च यार्ड पोइट्री क्या है, या थॉमस ग्रे की सबसे इंपॉर्टेंट वर्क कौन है, द कंट्री रिटन इन अ चर्च यार्ड, कुछ ऐसे ही है, मैं भूल रहा हूँ, समथिंग रिटन इन अ चर्च यार्ड, इस तरह से आप सर्च करना मिल जाएगा आपको। 103 क्वेश्चन नंबर 103 कहते हैं कि हु वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हिज अंडर ग्रेजुएट पैम्फलेट द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म रोमांटिक एज का वर्क है जो कि पर्सी बायसी शैली ने लिखा था, और इनको ऑक्सफोर्ड से इनके साथ इनके फ्रेंड भी थे जिनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था, क्योंकि उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अभी भी क्राइस्ट को ज्यादा फेवर करती है ना, रिलीजन को ज्यादा फेवर करती है। तो इफ यू आर अगेंस्ट रिलीजन तो थोड़ा बहुत ट्रबल हो सकता है आपको। 104 कहते हैं कि इन बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरेज मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इमेजिनेशन एंड, दो तरह की बात करता है वो, कहता है एक तो प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, और दूसरा वो फैंसी की बात करता है। तो फैंसी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। 105 कहते हैं हु what has been addressed as a cloud of fire, a golden glowworm, a rose embowered in green leaves, a poet hidden in the light of thought। क्या होगा राइट आंसर? ये एक तरह से पोइट्री के लाइंस हैं, वेस्टविंड से लिया गया है, नाइटिंगल से लिया गया है, स्काइलर से लिया गया है, या पोइसी से लिया गया है। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? शेली का लाइन है, पर्सी बायसी शेली का, स्काइलर का राइट लाइन है, सी इज द राइट आंसर, स्काइलार्क, है ना। एक और वर्क है टू द स्काइलार्क। 106 क्वेश्चन नंबर कहता है कि फॉर आर्ट सेक अलोन आई वुड नॉट फेस द टॉयल ऑफ राइटिंग अ सिंगल सेंटेंस। हु सेड इट, किसने बोला था? एलियट तो आर्ट के ऊपर बोलता नहीं है, जीबी सॉ, थॉमस हार्डी, वर्जीनिया वुल्फ। राइट आंसर वाज बी, जीबी सॉ, जेरार्ड, हाँ जीबी सॉ, ठीक है, जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ उनका पूरा नाम है, हाँ। 107 क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि इन विच पोम डज टी एस एलियट कंपेयर द इवनिंग टू अ
पेशेंट इथराइज अपॉन ए टेबल। अब पहले ही बता दिया कि टीएस एलियट ने लिखा है, तो टीएस एलियट के दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में है, आइदर द वेस्टलैंड और दूसरा प्रोफ्रॉक। तो राइट आंसर होगा द वेस्टलैंड तो है नहीं, क्योंकि वेस्टलैंड स्टार्ट होता है कि अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लाइलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर। तो वहां पे अप्रैल से शुरुआत करते हैं जो कि डेडलीस्ट मंथ है ना, सबसे क्रूलेस्ट मंथ है। सो द राइट आंसर वुड बी लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। प्रूफ्रॉक में है ये। प्रूफ्रॉक में ऐसे होता है कि लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट इथराइज अपॉन अ टेबल। सो बिगिनिंग में ही है ये सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 108 कहते हैं हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथलिक इन रिलीजन। किसने बोला था अपने आप को? जीबी सॉ ने बोला था, थॉमस हार्डी ने बोला था, एलियट ने बोला था, या फिर डब्ल्यू.बी. ईट्स ने बोला था? क्या होगा राइट आंसर? एलियट ने बोला था। एलियट बहुत बदमाश था। एलियट ने अपने आप को एंग्लो कैथलिक उन्होंने माना था, है ना? तो या फिर रॉयलिस्ट माना था, क्लासिस्ट माना था। सी इज द राइट आंसर, टीएस एलियट। नेक्स्ट कहता है कि हु डेयर टू से आई राइट प्लेज विद द डेलिबरेट पर्पस टू कन्वर्ट द नेशन टू माई ओपिनियन। किसने बोला था ये कि मैं लिखता हूं प्लेज टू डेलिबरेट, मतलब एक तरह से डेलिबरेट पर्पस होता है उनका, टू कन्वर्ट द नेशंस टू माय ओपिनियन, मतलब मेरे ओपिनियन पे नेशन चले, है ना? ये मेरा ख्वाहिश होता है, ये मेरा डेलिबरेट पर्पस होता है किसी भी प्ले को लिखने से पहले। ईट्स, शॉ, जीबी शॉ, टीएस एलियट और ऑस्कर वाइल्ड। क्या होगा राइट आंसर? जीबी शॉ इज द राइट आंसर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईट्स अ विजन इज अ, डब्ल्यू बीट्स का कहता है अ विजन इज अ वन एक्ट प्ले, लव पोम, प्रोज वर्क या एब्सर्ड प्ले। सी इज द राइट आंसर। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, बहुत माइनर प्ले है इनका। 110 का राइट आंसर है प्रोज वर्क। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द लिटरेरी फॉर्म यूज्ड इन द सैमसंग एग्नोस्टस। सैमसंग एग्नोस्टस में कौन सा लिटरेरी फॉर्म यूज किया गया है? स्पेंसरियन स्टेंजा यूज किया गया है, आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया गया है, प्रोज के फॉर्म में लिखा गया है, या फिर ब्लैंक वर्स में लिखा गया है? तो राइट आंसर होगा ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। नेक्स्ट कहते हैं कि नेम द एंजल्स हु केम डाउन टू कैरी आउट द डिक्री ऑफ गॉड आफ्टर द फॉल इन द पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजल होता है वो माइकल होता है। रफाइल भी है, गैब्रियल, माइकल, यूरियल। माइकल इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अदर कैरेक्टर से नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 113 कहते हैं कि एब्सलम एंड एचिटोफिल एंड मैकफ्लेक्नो आर द बेस्ट सटायर ऑफ। एब्सलम एंड एचिटोफिल या फिर मैकफ्लेक्नो, सबसे अच्छा सटायर किनका है? जॉन ड्राइडन का है, कॉन्ग्रीव का है, पोप का है, वेचरली। वेचरली तो होंगे नहीं, ड्रामेटिस्ट है। कॉन्ग्रीव होंगे नहीं, ड्रामेटिस्ट हैं। अलेक्जेंडर पोप तो है नहीं। राइट आंसर होगा ड्राइडन, जॉन ड्राइडन। ठीक है। कहते हैं कि अन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन ड्राइडन सटायर इज हिज क्या है, डेक्स्ट्रियरिटी इन हैंडलिंग सॉरी। तो एलिमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ड्राइडन के सटायर के अंदर वो क्या है? डेक्स्ट्रियरिटी है और हैंडलिंग है, किस तरह से वो हैंडल करते हैं, मतलब यूजुअली किस तरह की वर्क लिखते हैं बस। ब्लैंक वर्स, हेरोइक कपलेट, सोनेट्स या फिर नन ऑफ द अबव। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? हेरोइक कपलेट में लिखा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर होगा हेरोइक कपलेट। नेक्स्ट इन इन हिज द मेडल ड्राइडन सैटिराइज। ड्राइडन ने किसको सटायर किया अपने वर्क द मेडल के अंदर? थॉमस सैडविल को, शाफ्ट्सबरी को, है ना, ग्रैंड जूडी को, या मॉनमौथ को? मॉनमौथ तो होगा नहीं, ये भी तो होगा नहीं। राइट आंसर सैडविल है। शैडविल इज द राइट आंसर। और एक और उनका वर्क था मैकफ्लेक्नो। मैकफ्लेक्नो, ऐसे देखो पूछ ही दिया, ड्राइडन अटैक्ड शैडविल इन हिज मैकफ्लेक्नो। सी इज द राइट आंसर यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ, यहाँ पे मॉनमौथ को अटैक किया है। यहाँ मैंने तो बोल ही दिया मैकफ्लेक्नो। I'm sorry, I'm getting a lot of calls today. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ड्राइडेंस ऑल फॉर लव टेल्स द स्टोरी ऑफ whom। ऑल फॉर लव में किसकी कहानी है? एंटनी एंड क्लेपेट्रा की कहानी है। ठीक है, एंटनी एंड क्लेपेट्रा शेक्सपियर के द्वारा भी लिखा गया है वर्क।
एंड ऑल फॉर लव इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंड इट इज माई फेथ दैट एवरी फ्लावर इंजॉयज द एयर इट ब्रीथ्स. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओपनिंग लाइन है वर्ड्सवर्थ का. ठीक है, ये वर्ड्सवर्थ से लिया गया है, आप याद रखना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did Keats call the egotistical sublime? जॉन कीट्स ने किसको बोला था इगोस्टिकल सबलाइम? विलियम वर्ड्सवर्थ को बोला था. इगोस्टिकल सबलाइम का सिंपल मतलब है कि एक तरह से कह सके जो कि अपने तरफ सेंटर्ड है ना, सेल्फ सेंटर्ड जिसको कहते हैं, है ना. टेंडेंसी टू प्रोजेक्ट द पोएट्स ऑन ईगो, है ना, ऑन नेचर. मतलब पोएट का जो खुद का ईगो है ना, वो नेचर के ऊपर थोपना, वो नेचर के ऊपर दिखाना, मतलब खुद से इंस्पायर होके, मतलब खुद की जो कह सकते हैं कि स्टाइल है, खुद का जो वर्ल्ड व्यू है, वो नेचर के ऊपर डालना, उसी को बोला गया इगोस्टिकल सबलाइम, और ये वर्ड्सवर्थ के लिए यूज की गई थी. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है whom has been referred to the high priest of romanticism? किसको बोला गया है कि हाई प्रिस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म? ऑफ कोर्स वर्ड्सवर्थ को बोला गया है. डी इज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में. हम लोग सोच रहे हैं कि हर सैटरडे को 6 बजे लाइव सेशन करेंगे